नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ एक बंदूकधारी विद्रोही या एक्शन हीरो के रूप में ही याद करते हैं, लेकिन सच कहूं तो उनका सफर इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। आज की इस चर्चा में हम चंद्रशेखर आजाद के जीवन और विशेष रूप से एक कुशल, दूरदर्शी, समाजवादी रणनीतिकार के रूप में उनके वैचारिक विकास को बहुत ही करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। ऐसा क्या होता है जो एक महज 15 साल के स्कूली छात्र को एक राष्ट्र जैसे अमूर्त विचार के लिए कोड़ों की भयंकर मार हंसते हंसते सहने के लिए प्रेरित कर देता है? जाहिर है ये कोई आम बात तो है नहीं। किशोरावस्था की इसी अदम्य आग ने ही आगे चलकर भारत के पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा ही बदल कर रख दी। तो आज का हमारा ये विश्लेषण इन अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। कैसे एक आम लड़का आजाद बना, गांधी जी के आंदोलन से लेकर एचआरए तक का सफर, काकोरी कांड, फिर एचएसआरए का वो ऐतिहासिक वैचारिक बदलाव, झांसी का गुप्त केंद्र और अंत में उनका वो अमर बलिदान। तो आइए शुरुआत करते हैं उस लड़के की कहानी से जिसे दुनिया आजाद के नाम से जानती है। देखते हैं कि आंदोलन में उनकी शुरुआती एंट्री कैसे हुई। 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी की माताजी दरअसल चाहती थीं कि उनका बेटा एक बड़ा संस्कृत विद्वान बने, लेकिन जीवन का टर्निंग पॉइंट आया 1921 में। काशी में पढ़ाई के दौरान उस 15 साल के लड़के ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और नतीजे में दिसंबर 1921 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और बस यहीं से एक किंवदंती का जन्म होता है। जब उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो जानते हैं इस बेखौफ लड़के ने क्या जवाब दिया? नाम पूछा गया तो कहा आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना पता बताया जेल खाना। इस गुस्ताखी के लिए उन्हें 15 कोड़ों की खौफनाक सजा सुनाई गई, लेकिन कोड़े पड़ते रहे और उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। इसी एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए हमारा आजाद बना दिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, गांधी जी के आंदोलन से एचआरए तक का सफर और वो निराशा जिसने एक नई राह खोली। हुआ यूं कि 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब आप खुद सोचिए, देश भर के वो युवा जो अपना सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे, उन पर क्या गुजरी होगी। वो पूरी तरह निराश हो गए और इसी वैचारिक खालीपन ने आजाद जैसे युवाओं को मजबूर किया कि वे अहिंसा का रास्ता छोड़कर कुछ ज्यादा उग्र और सशस्त्र विकल्पों की तलाश करें। लेकिन इस निराशा ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि एक नई दिशा दी। आजाद की मुलाकात मनमथ नाथ गुप्त और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे दिग्गजों से हुई और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का हिस्सा बन गए। इस संगठन का क्लियर एजेंडा था हथियारों के दम पर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। अब संगठन चलाना है तो पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने सरकारी खजाने को निशाना बनाना शुरू किया, कुछ रॉबिन हुड स्टाइल में, जिसे जनता भी अन्याय के खिलाफ एक जायज बगावत मानती थी। चलिए अब बात करते हैं उनके सामरिक हमलों और काकोरी कांड के बारे में, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। 1925 की मशहूर काकोरी डकैती के बाद अंग्रेजों ने जो पलटवार किया वो बहुत भयानक था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी दे दी गई और शचीन्द्र नाथ सान्याल को उम्र कैद। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात क्या थी? चंद्रशेखर आजाद इतनी भारी धरपकड़ के बावजूद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर निकल गए। अब संगठन को दोबारा राख से खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी इसी युवा के कंधों पर थी। और अब हम पहुंचते हैं आज के हमारे सबसे अहम विषय पर, एचएसआरए का विकास और वो वैचारिक क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया। ध्यान दीजिएगा, मूल एचआरए का फोकस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को भगाना और सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन 1948 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में संगठन को रीऑर्गेनाइज किया गया और इसमें एक नया शब्द जुड़ गया, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। और यकीन मानिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब उनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, बल्कि एक ऐसा नया भारत बनाना था जो समाजवादी सिद्धांतों पर टिका हो, जहां सबको बराबरी का हक मिले। तो सवाल ये है कि ये समाजवादी सोच आई कहाँ से? दरअसल इन युवाओं पर 1917 की रूसी क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव था। कानपुर में आजाद की मुलाकात भगत सिंह से हुई। मतलब एक तरफ बेजोड़ मिलिट्री रणनीति
और दूसरी तरफ गहरी राजनीतिक थ्योरी का मिलन। आजाद ने अपने साथी शिव वर्मा के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा, और तो और अपने संगठन के लड़कों को समाजवाद समझाने के लिए उन्होंने बाकायदा एबीसी ऑफ कम्युनिज्म नाम की किताब का इस्तेमाल किया। इसी वैचारिक मंथन के बीच आजाद बने एचएसआरए के नए कमांडर इन चीफ। अपने बिखरे हुए साथियों को एक बार फिर से इकट्ठा करने के लिए वो लगातार पर्चे छपवाते थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बलराज नाम के एक छद्म नाम से दस्तखत करते थे। उनका ये नेतृत्व संगठन के लिए उस वक्त संजीवनी बूटी जैसा था। अब वैचारिक गहराई तो आ गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने एक्शन छोड़ दिया था। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत हुई तो उसका बदला लेने के लिए एचएसआरए ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। हालांकि पहचानने में चूक हो गई और लाहौर में जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। ये उस दौर का उनका सबसे दुस्साहसिक कदम था। आइए अब आपको ले चलते हैं पर्दे के पीछे, झांसी के उस गुप्त केंद्र की ओर जहां से आजाद अपना पूरा नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस से बचने और संगठन चलाने के लिए झांसी को अपना नया अड्डा बनाने का उनका तरीका एकदम मास्टर क्लास था। पहला कदम, उन्होंने सातार नदी के किनारे एक हनुमान मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई। दूसरा कदम, उन्होंने अपना हुलिया और नाम बदला और बन गए पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। और तीसरा कदम, पास ही मौजूद ओरछा के घने जंगलों को उन्होंने अपना फायरिंग रेंज बना लिया, जहां वो और उनके साथी छुपकर निशानेबाजी का अभ्यास करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां उन्होंने कैसी गजब की डबल लाइफ जी। एक तरफ तो वो दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, लोगों के बीच घुल मिल गए थे, और दूसरी तरफ उसी दौरान वो अपने क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और तो और गैराज में गाड़ी चलाना भी सीख रहे थे। स्थानीय नेताओं से उन्हें छुपकर हथियार और पैसे भी मिलते थे। ये एक ऐसा परफेक्ट कवर था कि पुलिस कभी शक ही नहीं कर पाई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी और भावुक अध्याय पर, जो इलाहाबाद के एक ऐतिहासिक पार्क में जाकर खत्म होता है। सदा के लिए आजाद। वो 27 फरवरी 1931 का मनहूस दिन था। आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ किसी अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक सीआईडी प्रमुख JRH नॉटबावर एक बड़ी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ धमका। दुख की बात यह है कि उन्हें वहां घेरने वाली पुलिस नहीं थी, बल्कि उनके ही कुछ पुराने साथियों की मुखबिरी थी। उस दौर के भूमिगत आंदोलनों में इस तरह का धोखा मिलना बदकिस्मती से काफी आम बात थी। एल्फ्रेड पार्क में आज खड़ी ये मूर्ति उसी दिन के उनके अमर बलिदान की गवाह है। जब वो घिर गए तो उन्होंने अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स का डटकर मुकाबला किया, और जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी वो पुरानी कसम पूरी की, जीते जी कभी पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। वो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली। उनका ये कदम दुनिया को चीख चीख कर कह रहा था कि एक स्वतंत्र इंसान की तरह जीना और मरना ही उनका अंतिम सत्य है। तो विद्यार्थियों, इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आप सभी के सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब हम चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ एक गुस्सैल विद्रोही के दायरे से बाहर निकालकर एक गहरे और जटिल समाजवादी रणनीतिकार के रूप में देखते हैं, तो क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? जरा सोचिएगा इस बारे में। इन्हीं युवा क्रांतिकारियों की इस गहरी वैचारिक समझ ने ही तो एक नए और स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।